आपसे पूछूं उत्तराखंड के एक सबसे खूबसूरत जगह चूज करने के लिए, तो आप में से 99% लोग इस जगह का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ 1% इंडियंस को ही इस जगह के बारे में पता है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में महाभारत से जुड़ी हुई एक वैली है, जहां आज भी लोग बिना इंटरनेट के इन सालों पुराने लकड़ी और पत्थर के बने हुए घरों पे रहते हैं। अपने साथ हजारों सालों की कहानियां लिए कुछ गांव इस वैली में ऐसे बसे हुए हैं कि यहीं से दर्शन होते हैं इन ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पीक्स की। और इन गांवों से सिर्फ नज़ारा ही नहीं दिखता, क्योंकि अगर हम यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाए तो हमें एक ऐसा नज़ारा दिखता है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। जहाँ आप पहुँचते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बिल्कुल गोद में, और आपके कदमों के ठीक सामने होती है पंचाचूली के ये ऊंचे ऊंचे 5 ग्लेशियर पीक्स, जहाँ से दिखती है इन ग्लेशियर पीक्स की एक अनरियल सी व्यू, और इन पीक से निकल के गिरते हुए हजारों वाटरफॉल्स। नेचर के इतना करीब लाइव कैसी होती है, ये देखने मैं आया हूँ उत्तराखंड के एक रिमोटली लोकेटेड लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुली सिचुएटेड वैली, जिसका नाम है द डारमा वैली। सो हेलो एंड नमस्ते फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। और अभी हमें उत्तराखंड के एक हिल टाउन जिसका नाम है धारचूला पे, और मेरे पीछे आप धारचूला शहर की एक वाइड व्यू देख सकते हैं। ये शहर पड़ती है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और लोकेशन वाइज ये जगह बहुत खास है, क्योंकि धारचूला को कहा जाता है द गेटवे ऑफ हिडन हिमालयस, क्योंकि इसी जगह से पहले कभी किसी ज़माने में कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी। अभी यहाँ से आदि कैलाश का भी यात्रा होती है, और हमारा दारमा वैली जाने की भी जर्नी यहीं से शुरू होने वाली है। इस शहर के पास से बहती है काली गंगा रिवर, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, जो नेचुरली बॉर्डर बनाती है इंडिया एंड नेपाल का। और धारचूला इंडिया का वन ऑफ द यूनिक बॉर्डर भी है, क्योंकि नदी के ऊपर बने हुए इस एक ब्रिज को क्रॉस करने से ही आप एक दूसरे देश नेपाल जा सकते हैं, वो भी विदाउट एनी वीज़ा एंड पासपोर्ट। और इस काली नदी के ऊपर जो ये पुल बनी हुई है, इसके राइट साइड में जो भी पार्ट आता है वो नेपाल में पड़ता है, उसे कहा जाता है धारचूला, और जो इंडिया में आता है वो आता है लेफ्ट साइड में, उसे कहा जाता है धारचूला। और जब मैं इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा था तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बॉर्डर ऐसा भी हो सकता है। ये इंडिया एंड नेपाल के इस क्लोज फ्रेंडशिप को दिखाती है। नाम क्या है? हरदीप सिंह ठगुन्नी। अच्छा, तो सिंह ठगुन्ना नेपाल का है और सिंह इंडिया का है। बराबर होता है, तो दोनों एक साथ है यहाँ पे, सिंह ठगुन्ना। और माझी गांव से आप नेपाल से ही है? अच्छा, तो इनके दुकान पे मैं आया था, और दुकान पे आके मैंने ये खरीदा है। पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये फ्लैग्स, मैं घर पे लगाता हूँ, बाइक पे लगा सकते हैं। और ये है स्टिकर मैग्नेट, और भैया के शॉप पे हमने लिया है, तो यहाँ पे इंडियन करेंसी भी चलती है। यहाँ पे नेपाली की ज़रूरत नहीं है पैसा देने की, आप नेपाल में आके इंडियन मनी से शॉपिंग कर सकते हैं, और इंडिया साइड में भी जाके नेपाल वाले मनी से शॉपिंग कर सकते हैं। ये बस इसी जगह पे चलती है ऐसा कुछ। Life is all about journeys and the memories we collect along the way.
एंड धारचूला से एक ऐसा ही अनफॉरगेटेबल जर्नी बस शुरू ही होने वाली थी, क्योंकि आगे का ये सफ़र हम किसी शेयर टैक्सी में नहीं बल्कि एक लोकल पिकअप ट्रक में करने वाले थे। और किसी लोकल से उन्हीं का जगह देखने का जो नज़रिया होता है वही तो खास बनाती है इस सफ़र को। तो अभी अपनी पंचाचूली वाली जर्नी शुरू हो चुकी है धारचूला से, और मैं जा रहा हूँ प्रकाश भैया के साथ। हेलो 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 बहुत मजेदार इंसान है। ये पंचाचूली का दर्शन दिखाएंगे भाई जी आपको। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर होने वाला है और जर्नी बहुत ज्यादा मजेदार होगी क्योंकि पैसा वसूल क्योंकि बहुत अच्छा व्यू है। डारमा वैली जाने का ये रास्ता पूरा साल ही ऑलमोस्ट खराब ही रहता है। कच्चे पक्के रास्ते, ऑफ रोड्स और ढेर सारे वाटर क्रॉसिंग्स को पार करने के बाद हम आ पहुंचते हैं डेथ जोन में। जो रास्ते का पैच फेमस है लैंडस्लाइड्स के लिए, जहां से नीचे दिखती है तेज बहती हुई धौली गंगा रिवर। ये लैंडस्लाइड का फुटेज मेरे घर रिटर्न आने के बस 2 दिन बाद का ही है। यहाँ थोड़ा सा भी गलती का मतलब है सीधा मौत। लेकिन इसी रास्ते को पार करने के साथ साथ स्नो पिक्स की चमक भी दिखना शुरू हो जाता है। जो ऊपर छींटे दिखे थे बड़े बड़े सांप। हाँ, वो क्या है? वो सांप है, सांप। सांप? हाँ, जमाने में ये सांप लोगों को खाता था। अच्छा। ऊपर जाने वाले लोगों को, नीचे जाने वाले लोगों को परेशान करता था। अच्छा। कहानियां सुनते सुनते हमारी गाड़ी आके रुकती है एक भेड़ बकरी के झुंड के सामने, जहां हमें दिखती है खूबसूरत पश्मीना गोट्स। कुछ इसी तरीके से हरे भरे लैंडस्केप के साथ डारमा वैली हमारा स्वागत करती है। So hello, good morning from my beautiful homestay of Dharma Valley। अभी मैं मेरे होमस्टे के सामने खड़ा हूँ और ये एक पुराना कुमाऊनी स्टाइल घर है जो आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं कुमाऊनी स्टाइल। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा ही यूनिक इनका स्ट्रक्चर है घर बनाने का। तो यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा दिख रहा है और उस तरफ आपको एक विंडो दिख रहा है और इस तरफ आपको एक और दरवाज़ा दिख रहा है और वहाँ पे भी आपको एक विंडो दिख रहा है। तो ये जो होता है ये इनका स्टाइल है। इसमें क्या होता है कि एक साइड से आप घर का एक साइड ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कमरा होगा, उसके पीछे कमरा होगा, जिसको जाने का जो रास्ता होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एक साइड अलग हो गया। सेम उसी तरीके से ये एक साइड हो गया, यहाँ पे भी एक कमरा है, उसके पीछे भी हो सकता है किचन हो या कोई कमरा हो। और नीचे आपको दिख रहा होगा जो स्पेस बनी है ये होती है जानवर पालने के लिए। जैसे किसी के पास गाय हो गया, बकरी हो गया या कुछ भी हो गया, कुत्ता हो गया, सबके पास यहाँ पे घर पे कुत्ता होते ही है। तो ये सब पालने के लिए नीचे रखा हुआ है। और दूसरे तरफ जो है एक स्टोर रूम बना हुआ है, वहाँ पे सामान रखने के लिए होता है। तो ये बेसिकली जो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं कुमाऊनी स्ट्रक्चर के घर। और इसमें ना बहुत यूनिक डिज़ाइंस बनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना मस्त डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये जो डिज़ाइंस होती है इनका एक अलग सा आर्ट फॉर्म है जो यहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है। और फिलहाल मैं जिस गांव पे हूँ इसे कहते हैं दुक्तू। इसके पीछे भी एक बहुत मस्त आप कह सकते हैं कि कल्चर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे एक्सप्लेन करके। सो फिलहाल ये है मेरा होम स्टे दुक्तू में। गांव घूमते हुए मेरा सबसे पहले मुलाकात होता है गांव के 2 औरतों से। आप लोगों के यहाँ पे जो भाषा होती है ना, भोटिया भाषा हुआ। भोटिया। भोटिया भाषा। अच्छा, और वो जो रंग भाषा है वो कौन सा? रंग भाषा ना गखमने नो को तो रामतो। अच्छा, रंग भी है, भोटिया भी है। मैं तुम तुक तालों तिमी खला बांगडो तो। बात करते हुए मेरा नजर गया
उनके इस अनोखे इयररिंग्स के ऊपर, जिनका डिजाइन बड़ा ही यूनिक था। ये कान में जो आपने पहना हुआ है, ये चीज, ये कोई मतलब सब पहनना जरूरी होता है ऐसा, या आपने बस शौक से पहना है? माँ सब जरूर होता है हमें पर, को पहनता है को नहीं पहनता है। यहाँ के लोग इसको क्या कहते हैं? हाँ, क्या इसको क्या कहते हैं? कान नाम? वाला? हाँ। लक्ष्य बीरा संगलंग। लक्चो बीरा बीरा, हाँ हाँ नाम लक्ष्य यही बीरा। अच्छा, ये संग जंजीर। जंजीर, हाँ जंजीर से बंधा हुआ है। तो ये बहुत पहले से आपने पहना हुआ है? हाँ, जितना छोटा ये गांव है उतना ही छोटे छोटे है यहाँ के गलियाँ और रास्ते, जहाँ से चल के आप पूरे गांव को घूम सकते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे आके नोटिस किया है कि यहाँ पे तो कोई इंटरनेट सर्विस नहीं है। हाँ, आप कॉल कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट नहीं चलती यहाँ पे। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जगहों पे बैठ जाते हैं एक साथ ऐसे झुंड बना के, और फिर बातचीत करने लग जाते हैं। मतलब कोई एक दिख गया ना तो दूसरा इंसान आके वहाँ पे बात करने लग जाता है। ऐसे में एक दूसरे के साथ बातचीत होना, सबको एक दूसरे का खबर रखना, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। और इसकी वजह से ना इनके बीच में एक बहुत बढ़िया यूनिटी है। आप किसी को भी एक जन का नाम बताओ, झट से पहचान जाएंगे, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में पता है उनको। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है जो आपको ऐसे ही पहाड़ों के गाँव में आके दिखती है। बड़ा शानदार है। तो चलिए घूम घूम के देखते हैं। ये गांव इतना छोटा है कि आप पैदल ही पूरे गांव को घूम सकते हैं, और गांव वाले बैठे रहते हैं आपको अपना कहानियां सुनाने के लिए। तो यहाँ से चाइना मतलब 25-35 किलोमीटर दूर चाइना तिब्बत लगता है। तिब्बत लगता है। हाँ, तो पहले आप लोग जाते थे यहाँ से? हाँ व्यापार करने के लिए जाते थे। यहाँ से? हाँ, यहाँ से जाते थे। फिर व्यापार यहाँ से मतलब गेहूँ और चावल। गांव को एक्सप्लोर करते हुए मैंने नोटिस किया कि यहाँ हर किसी के घर के साथ लगा हुआ रहता है अपना अपना खुद का खेती का ज़मीन, जहाँ मोस्टली लोग अपने लिए सब्जी खुद ही उगा लेते हैं। किस चीज़ की अभी खेती कर रहे हो आप लोग? अभी ये मटर की और राजमा, आलू, मटर राजमा आलू। ये अभी बो के अक्टूबर महीने में आलू तैयार हो जाता है, और अगस्त 15 लास्ट में मटर तैयार हो जाता है। लेकिन खेती बाड़ी से भी ज़्यादा यहाँ एक और चीज़ की डिमांड है, वो है ये 12 लाख रुपए किलो बिकने वाला हिमालय की सबसे खास जड़ी बूटी कीड़ा जड़ी। ये बहुत महंगा होने के पीछे का इसका कारण क्या है? कि कारण क्या है सर, ये हमको जितनी नॉलेज है, जानकारी है, उसको ये है कि इसका जो यूज हाँ, महंगे एंटीबायोटिक्स में होते बताता है। अच्छा और जो है ये उसके लिए भी, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा, और कैंसर के लिए बहुत महंगी दवाइयाँ मेडिसिन बनती है, इसलिए जो है जी। बहुत महंगी वाली। और जो है इसका जो है कहते हैं कि इसको जैसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो जो है जैसे एथलीट है तो जो ड्रॉप टेस्ट में भी है जो है इसका वो नहीं है, कोई असर नहीं है जी। ये बढ़िया चीज जी, बोला है आपने। जी, जी। मतलब इसका जो है वो टेस्ट में आता ही नहीं है, जी, क्योंकि जी। नेचुरल है। जी ड्रॉप टेस्ट में आपको कोई रिजल्ट मतलब वो नहीं आएगा। अब समझ गया कि जी। इतना महंगा है। मतलब इसलिए जो बीजिंग जब ओलंपिक चला था उस टाइम पे इसका रेट जो है सबसे ज्यादा उछला था यहाँ पर, कितना? तो वो 18.5 लाख रुपए केजी बिका था। अरे बाप जी। रे, और इस टाइम पे जो है 12-13 के बीच में चल रहा है चल रहा है। जी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको काफी सारे गांव भी दिख रहा है। तो यहाँ पे टोटल दारमा वैली में हमें 14 गांव देखने के लिए मिलता है, जिनमें से सबका नाम तो मुझे नहीं पता है, 2-3 का पता है, जैसे सौन हो गया, फिर ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं दुक्तू, और उधर साइड में आपको जो दिख रहा है उस गांव को कहते हैं दातू या दांतू। और इन दोनों गांव को आपस में जोड़ता है ये ब्रिज, जहां इस ब्रिज के पास बना हुआ है एक व्यू पॉइंट, जहां से आप इस गांव पे बैठे बैठे ही पंचाचुली के 5 पीक में से 4 पीक्स को देख सकते हैं। और ये नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सारे गांव से आपको पंचाचुली पीक्स दिखती है। अभी बादल है पीछे, आपको दिख रहा होगा, तो अभी आपको साफ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन साफ साफ भी दिखता है। यहाँ से पास से धौली गंगा जो नदी है वो बहती है, यहीं से शुरू होती है ये नदी। तो बहुत मस्त आवाज़ भी आता है नदी का। ओवरऑल कहा जाए तो इतना शानदार है यहाँ का नेचर, चारों तरफ हरा भरा ग्रीनरी, उसके बीच में एक गांव इधर एक गांव उधर, और इतना प्यारा सा एक लैंडस्केप है ना, ऐसा लगता है कि हम किसी वॉलपेपर के बीच में खड़े हैं। अब अगर आपको यहाँ पे आके गांव का लाइफ देखना है तो आप दुक्तू पे रुकिए, क्योंकि दुक्तू पे ना गांव की ज़िंदगी आपको दिखती है। लोग खेती बाड़ी करते हैं, घरों पे रहते हैं। और अगर आपको थोड़ा होटल वाला फील लेना है, थोड़ा
आपको लग्जरी फील चाहिए तो आप दातू पे रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा होटल होम स्टे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो यही है ओवरऑल यहाँ का, और इसी जगह से हम जा सकते हैं पंचाचूली बेस कैम्प या 0 पॉइंट तक, जहाँ से हमें पंचाचूली की साक्षात एकदम सामने से दर्शन होती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है। बारिश। मैं जब से यहाँ आया हुआ उसी दिन से यहाँ शुरू हो गई बारिश, और लगातार 4 दिन के बारिश में हम अपने होम स्टे पे ही बैठे रहे। होम स्टे में बैठे बैठे हमने पंचाचूली पीक्स का वो क्लियर नज़ारा देखने का उम्मीद तो मानो छोड़ ही दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा तो फिर भी आता ही है। बादलों को चीर के सूरज के किरणें जब सुबह सुबह पंचाचूली पीक्स के ऊपर पड़ी तो वो नज़ारा पूरे कायनात पे बस एक ही लगा। 4 दिन के इस लगातार बारिश में आसपास के सारे पहाड़ों पे बर्फ जम चुकी थी। आसपास के इन्हीं नज़ारों के साथ हमने भी अपना ट्रेकिंग अर्ली मॉर्निंग ही शुरू कर दिया। कहीं पे पत्थर के रास्ते हो या कहीं पे मिट्टी के, लेकिन यहाँ रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। अर्ली मॉर्निंग का वो फ्रेशनेस पेड़ पत्तों के ऊपर जमे हुए ओस से महसूस हो रही थी, और लगभग 1 घंटा हाइक करने के बाद हम एंटर कर जाते हैं इस जंगल वाले पैच के अंदर। इस पेड़ को आप देख रहे हैं, ये है भोजपत्र का पेड़। अब होता ये है कि पहले ज़माने में लिखने के लिए कागज़ नहीं होते थे, तो इस पेड़ का जो छाल होता है वो ऐसे ही पेपर की जैसे होते हैं, जो थोड़े खुल के गिर जाते हैं। तो उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता था पेपर के तौर पे। और अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक नीचे पड़ा हुआ है, शायद इसी पेड़ से गिरा होगा। तो ये है भोजपत्र का पेड़, आप देख सकते हैं ये पेपर जैसा ही दिख रहा है। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं सूखा ले तो, और अगर हम इसको भिगो के जोड़ ले तो एक अच्छा खासा मोटा पेपर भी बन जाएगा। तो एक बहुत पुराने ज़माने का पेड़ है जो इस दारमा वैली के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है, और इस जंगल में बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इस पेड़ को देख रहे हैं या कोई भी पेड़ को देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ भी लेके मत जाइए, जो है उसको यहीं पे छोड़ के जाइए। घर पे लेके जाने से वो चीज़ बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे रहने से वो चीज़ खिलेगा, बढ़ेगा, और दोबारा आएंगे तो फिर हमें देखने के लिए मिलेगा। डेंस जंगल, पक्षियों की आवाज़ और यहाँ का प्योर नेचर इस ट्रैक को बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बना रहा था। पिछले कई दिनों से बारिश होने की वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फिसलन बढ़ी थी, लेकिन इन पेड़ पौधों के बीच में से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। तीन किलोमीटर ट्रेक करके हम आ पहुंचते हैं पंचाचूली बेस कैंप, जो फिलहाल तो नॉन ऑपरेशनल है, पर यहाँ से व्यू बहुत प्यारा दिखता है, और यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद हम अपना आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो जंगल वाला ट्रेल पार करने के बाद अब शुरू होता है इस ट्रैक का तीसरा पार्ट, यानी वो पार्ट जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है बुरास के फूल। फिलहाल हम जा रहे हैं बुरास के फूल के बीच में से। तो ये है बुरास का फूल, जिसे बेसिकली रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है, और ये जो है नेपाल का नेशनल फ्लावर भी आता है इसमें। तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का जो एरिया होता है, इन एरियाज़ में ये फूल देखने के लिए मिलता है। अभी सफ़ेद कलर में है, ये बहुत सारे कलर्स में ऊपर यहाँ पे हमें दिख रहा है, और पिंक भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो आगे चलते हैं और शायद हमें और भी बुरास के फूल देखने के लिए मिल जाए। तो फिलहाल इस ट्रेल का मज़ा लेते हैं। फूल वाले रास्ते को पार करने के बाद हम एंटर कर जाते हैं एक वाइड मेडो के अंदर। चारों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ और बीच में से जाता हुआ एक रास्ता, ऐसा लगता है ये रोड टू हेवन है। ग्लेशियर से निकल के आने वाले काफ़ी सारे वाटर स्ट्रीम्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, और इन वाटर स्ट्रीम्स को पार करने के साथ साथ ही इस वाइड बुग्याल के अंदर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है।
कुछ कुछ फीलिंग्स और ऐसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप को ना किसी वर्ड से डिस्क्राइब करना बड़ा ही मुश्किल है। खैर, यहाँ से आगे मेडोस में हमें काफ़ी ज़्यादा पत्थर देखने के लिए मिलते हैं। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन मैं इनके ऊपर चढ़ा था। और इन्हीं नज़ारों के साथ हम आ पहुँचते हैं व्यू पॉइंट पे। और सिर्फ इस 6 किलोमीटर के ट्रैक ने हमें कितने डिफरेंट नज़ारा दिखाया, लेकिन नज़ारे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ से 5 पीक्स दिखता है, लेकिन आगे जाएंगे तो हमें पूरा का पूरा ग्लेशियर दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो हम एकदम से ग्लेशियर्स के गोद में आ चुके हैं। और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे हम ग्लेशियर के इतने करीब जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट तक। इस धरती को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसके साथ जुड़ी हुई है बहुत से पौराणिक कहानियाँ, जिसमें से सबसे खास है महाभारत से जुड़ी हुई कहानी। पंचाचूली का ये बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि जब यहाँ से 5 पांडव लास्ट टाइम पे अपने आखिरी पड़ाव में युद्ध सब समाप्त होने के अपने अंतिम उसमें जब यात्रा को निकले थे, तो ये आदि कैलाश होते हुए आए थे, कुटी विलेज होते हुए। जो वहाँ का आदि कैलाश का लास्ट विलेज है कुटी, वो माता कुंती के नाम पे पड़ा, ऐसा बताते हैं। उसका पंचाचूली नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम पे 5 चूल्हा जलाए थे 5 भाइयों ने, और अंतिम बार भोजन ग्रहण किया था। और यहाँ से होते हुए सर वो उधर गए रूपकुंड को, फिर वहाँ से स्वर्ग से स्वर्ग को गया, ऐसा बताते हैं। अंतिम बार उन्होंने भोजन यहाँ ग्रहण किया था और अपनी 5 भाइयों की 5 एक परछाई निशानी यहाँ छोड़ के गए। अब व्यू पॉइंट से 0 पॉइंट तक का सफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 2 किलोमीटर के इस छोटे से हाइक में हम काफ़ी ज़्यादा हाइट गेन कर लेते हैं। लेकिन थकाने के साथ साथ नज़ारा भी तो कुछ ऐसा होता है। आसपास बर्फ है और सामने कुछ इस तरीके का व्यू। वाह, पंचाचूली के इन 5 ग्लेशियर पीक्स को अपना अपना नाम मिला है महाभारत के पंच पांडव से। मतलब ये व्यू ना अनरियल है लिटरली। मतलब यहाँ पे मुझे सैकड़ों वाटरफॉल्स दिख रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा इससे पहले। गिनना चालू करें ना तो गिनती खत्म ही नहीं होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे आपको मैं कितना भी कैमरे को कितना ही वाइड कर लूँ, लेकिन ये फ्रेम ना फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि ये इतना वाइड फ्रेम है और हर तरफ से वाटरफॉल्स गिर रहा है। इन दर्रों से पानी नीचे आ रहा है बह के, और ये सब इस पंचाचूली के पहाड़ से है। वाह, मतलब ये जगह सच में कोई, वो कहते हैं ना कि कॉपी बुक स्टाइल। मैंने जितने भी जगह अभी तक देखे हैं उन सब में ये मुझे एक ऐसा जगह लगा है जो वो कॉपी बुक स्टाइल में फिट ही नहीं बैठता है। डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है ये जगह।